नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं देवभूमि में नमो नमो यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 के आचार संहिता लगने के बाद ये दूसरा मौका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे। ऋषिकेश में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व से देश को बहुत मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ा है। आज भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी रक्षा की गारंटी बन गया है। हमारी सरकार की मजबूत नीतियों ने 370 को हटाया, 3 तलाक खत्म किया, संसद में महिला आरक्षण लागू किया और पीएम ने कहा कि कांग्रेस विकास और विरासत की विरोधी है। कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए और ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया। अब विकसित भारत के संकल्प का सपना पूरा करना है तो कमल खिलाना होगा, बाकी काम करना मेरी गारंटी। तो कमल इसलिए खिलाने हैं क्योंकि हम विकसित भारत का संकल्प के चले हैं और विकसित संकल्प के लिए विकसित उत्तराखंड ये हमारी प्राथमिकता है। और भाइयों बहनों, इस काम के लिए मेरा पल पल आपके नाम है, मेरा पल पल देश के नाम है और मेरी गारंटी है 24/7 और 2047 ये मोदी का आपको गारंटी है। 19 अप्रैल को टिहरी गढ़वाल से बहन माला राज लक्ष्मी शाह, गढ़वाल से भाई अनिल बलूनी और हरिद्वार से भाई त्रिवेंद्र जी को हमें विजयी बनाना है। लेकिन मेरी अपेक्षा ज्यादा है। इस चुनाव में मेरी यही चुनौती है आपको, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। जो किसी के बेटे हैं तो किसी के भाई हैं, किसी के जीवन रखे। तो फिलहाल आज ऋषिकेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और इस बीच जोरदार तालियों से स्वागत किया गया और तीनों ही लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की, जनता के समर्थन की मांग की और इसके साथ साथ विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन तमाम योजनाओं का जिक्र कि किस तरीके से धारा 370 हटाई गई और राम मंदिर का निर्माण कराया गया और विपक्ष पर तीखे प्रहार करते हुए नजर आए, क्योंकि पहले ही चरण में यानी कि 19 अप्रैल में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में चुनाव है और तीनों ही सीटों के उम्मीदवार गढ़वाल, ऋषिकेश और पौड़ी के जो उम्मीदवार हैं वो फिलहाल मंच में मौजूद थे। उत्तराखंड के सीएम की भी मौजूदगी और इस बीच सीएम ने भी जनसभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में कई बातें भी निकलकर सामने आई कि किस तरीके से विपक्ष ने खाई खोदने का काम किया और अब अगर एक बार फिर से विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना है तो कमल खिलाना होगा। तो जोश और जज्बा भरते हुए नजर आया इस चुनावी जनसभा के संबोधन के दौरान। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। राजेश, देखा जाए तो आज काफी गरज और जिस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस बीच संबोधन के दौरान देखने को मिला कि जनता जो है, जनता से इजाजत लेने की जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल सोनी, आज का अगर बात करें तो जो प्रधानमंत्री की जनसभा थी और जनसभा ऐसी जगह पर रखी गई थी जहां पर कहा जा सकता है कि
एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश जो है वो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर की है। जो आईडीबीपीएल का जो ग्राउंड है ऋषिकेश में, वहां पर ये जनसभा की गई और यहाँ करने का सबसे बड़ा माध्यम भाजपा का वो यही था, क्योंकि इस जगह से जो है लगभग तीनों क्षेत्र जो है, यानी कि टिहरी की बात विधानसभा की बात करें, पौड़ी विधानसभा की बात करें या हरिद्वार विधानसभा की बात करें, तीनों प्रत्याशी जो है आज मंच पे दिखाई दिए और प्रधानमंत्री ने उनके वोट की अपील जो है कहीं ना कहीं जनता से की है और जनता से ये वादा किया है कि जिस तरीके का जो आने वाला उन्होंने वादा किया है कि उत्तराखंड में आने वाला जो दशक होगा वो जो है वो उत्तराखंड का होगा, वो समय जो है वो उत्तराखंड का होगा। और देखिए, ये पहली बार संबोधन नहीं है, अभी तक चुनावी जो रैलियां हुई है, चुनावी जो जनसभाएं हुई है, एक कुमाऊं में अभी रुद्रपुर में हाल ही में की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और दूसरी जनसभा जो है आज ऋषिकेश में की है। और कहीं ना कहीं विपक्ष को लेकर के कई सवाल जवाब जो है वो कहीं ना कहीं दागे हैं। तो एक नई ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट खड़े हैं भाजपा के या जो भी प्रत्याशी 5 सीटों को लेकर के लड़ाई ये जंग लड़ रहे हैं चुनावी, तो उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा है आचार संहिता लगने के बाद, और अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए, विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। एक तरफ अभी देखा जाए तो कांग्रेस की भी रैलियां जो हैं वो होने वाली हैं और उसको लेकर एक तरफ विपक्ष की तैयारियों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तैयारी उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है। सोनी, देखिए इसमें भी कोई दो राय नहीं, और हम देख रहे हैं कि अब जो है कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारक है उनका सिलसिला जो है उत्तराखंड के तमाम जो संसदीय क्षेत्र है वो वहां पर लग चुका है। और अब जो प्रस्तावित दौरे हैं, अगर विपक्षी दलों की भी बात करें तो जो सूत्र बता रहे हैं कि 13 तारीख को प्रियंका गांधी जो है वो पौड़ी में अपनी जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके साथ साथ कल भी जो है राजनाथ सिंह जो है गोचर में आ रहे हैं, वो वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो अमित शाह जो है गृह मंत्री, वो वहां पर कोटद्वार पर पहुंचेंगे। तो कहा जा सकता है कि लबोलबाब जो है इस तरीके का चुनावी माहौल जो है वो खासतौर से देखने को मिल रहा है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है कमजोर है, कांग्रेस कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा कहना बड़ा मुश्किल होगा सुनी, क्योंकि इस समय चुनावी रंग में जो है देशभूमि रंग चुकी है। और जिस तरीके से आज दोबारा एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक चुनावी आगाज किया है और तमाम कैंडिडेटों को अपने साथ एक ही मंच पर जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये काफी बयां करती है कि किस तरीके से कुमाऊं के बाद अब गढ़वाल का जो दौरा हुआ है और जिस जगह पर प्रधानमंत्री की जनसभा थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट जो है इसका आने वाले समय में यानी कि 19 अप्रैल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आने वाले 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी का भी यहां पर दौरा है, यानी कि विपक्ष भी अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और आज ऋषिकेश का ये दौरा और अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील, यानी कि कमल एक बार फिर से खिलाया जाए, जनता से इस बात की मांग और बाकी चीजों को पूरी करने की गारंटी। हमारे इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे बात करते हैं प्रचार पर सवाल, थाने में बवाल। बीएसपी का चुनाव कैंपेन शुरू होने के बाद अब मायावती भी मैदान में उतर रही हैं और सीधे आरएसएस के गढ़ नागपुर का रुख किया है। आपको बता दें कि यूपी में वो पहली रैली 14 अप्रैल को करेंगी। साथ ही बीएसपी के सर्वजन से बहुजन की तरफ लौटने के भी संकेत मिल रहे हैं और ये मायावती की चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव है। मायावती ने अपने उम्मीदवारों को नागपुर पहुंचकर ईदी देने का भी फैसला किया था और तभी तो यूपी की राजनीति में जमीन तलाश रही बीएसपी नेता सीधे नागपुर पहुंच जाती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय होने के चलते नागपुर मौजूदा राजनीति में अहम स्थान बन चुका है। नागपुर के इंदौर इलाके के बेजोन बाग मैदान में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहली चुनावी रैली एक बड़ा संकेत है। वहीं उत्तर प्रदेश में कैंपेन की शुरुआत के लिए मायावती ने अंबेडकर जयंती का भी मौका चुना है और यानी कि 14 अप्रैल को मायावती की चुनावी रैली सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में होगी।
इसी खबर पर कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। और कौशलेंद्र, देखा जाए चूंकि सहारनपुर एक अहम सीट है और यहाँ पर बीएसपी भी मुस्लिम कार्ड पूरी तरीके से चल चुकी है और वोट बैंक को साधने की कोशिश भी नजर आ रही है। आगाज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जैसे बहुजन समाज पार्टी 2012 के इलेक्शन के पहले राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, लेकिन 2014 के इलेक्शन के बाद जब ग्राफ गिरा है तो फिर जो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी का जो पैमाना था वो कहीं घट गया और निर्वाचन आयोग ने इसको स्टेट लेवल एक क्षेत्रीय राजनीति के रूप में स्थिर कर दिया। लेकिन अब बात करें अगर राजनीति की जो है और इनके कैंपेनिंग की, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2014 में जब 0 सीट इनको मिली थी, उसके बाद 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन हुआ। बिल्कुल, तो इन्होंने 80 लोकसभा सीटों में 10 कैंडिडेट इनके जीते हुए थे और वहीं पश्चिमी में इनके सबसे ज्यादा कैंडिडेट थे। और सहारनपुर से इनकी जो शुरुआत है, वहीं सहारनपुर, नगीना और तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे इन्होंने कैंडिडेट उतारे हुए हैं, उनके लिए कैंपेनिंग के लिए एक बहुत अहम माना जा रहा है। क्योंकि जो बहुजन समुदाय है, जो बहुजन समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है, वो कहीं न कहीं जो बिखराव था वो उसको एक साधने की कोशिश और एक पूरा पश्चिमी यूपी से, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिमी यूपी से ही है, तो वहाँ पे जो समीकरण गड़बड़ाया हुआ इनका दिख रहा था, उसको कहीं न कहीं जो है उसको फिर से बनाने की कोशिश में जुट गई है। इसलिए पश्चिमी यूपी में और पहले चरण का जो मतदान होना पश्चिमी यूपी से ही शुरुआत। बिल्कुल कौशलेंद्र, यहाँ पर देखा जाए त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सहारनपुर में रैली की, चुनावी जनसभा को संबोधित किया, अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की और पूरी तरीके से फोकस भी नजर आया कि वो अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश उनके द्वारा भी की गई। और अब मायावती, तो यहाँ पर फिलहाल 2019 में गठबंधन था चूंकि और बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, लेकिन इस बार कुछ उलटफेर जरूर नजर आ रहा है। देखिए आपको बता दें कि जो संदेश अल्पसंख्यकों में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना था, उन्होंने आज नागपुर में रैली करके दे दिया है। नागपुर आरएसएस का मुख्यालय है और वहाँ पे जाके आज ईद के दिन वहाँ रैली करना एक साफ संदेश है। राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, इसको कई राजनीतिक लोगों से जब इसके विशेष बात करेंगे तब वो समझ पाएंगे। लेकिन जो आज संदेश अल्पसंख्यकों को देना था वो बहुजन समाज पार्टी ने दे दिया है। अब जो रैली की शुरुआत होगी वो प्रत्याशियों को अपने जिताने के लिए और अपने जो वोट बैंक है उनको फिर अपनी तरफ खींचने की जो है वो राजनीति अब जो है 14 अप्रैल से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती करने जा रही है। बिल्कुल, खोई हुई जमीन को वापस लाने की पूरी तैयारी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नजर आ रही। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल आगाज और चुनावी प्रचार प्रसार में अब सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से शुरुआत बीएसपी सुप्रीमो के द्वारा की जा रही है। बढ़ते आगे और बात करते हैं तीसरी अब बड़ी खबर की। पावर स्टार कितना दमदार। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक पवन सिंह ने बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और काराकाट से एनडीए से कुशवाहा उम्मीदवार मैदान में है। और ऐसे में सवाल यह है कि भोजपुरी सिने जगत के पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री किसका खेल बिगाड़ेगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को पश्चिमी बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दिया था और पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने में असमर्थता जता दी थी। और काराकाट सीट बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के हिस्से आई है और इस सीट से आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि पवन सिंह भोजपुरी संगीत और फिल्म जगत का एक बड़ा नाम है और काराकाट सीट का जातीय दोनों ही गठबंधनों के उम्मीदवारों का गणित भी उनके पक्ष में नजर आ रहा है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में करीब 3 लाख से अधिक संवर्ण और 2.5 लाख कुशवाहा कुर्मी मतदाता हैं। संवरणों में भी सबसे अधिक तादाद जो है राजपूत जाति के मतदाताओं की है, जिससे पवन सिंह आते हैं और इस लोकसभा क्षेत्र में राजपूत मतदाताओं की तादाद करीब 2 लाख के करीब है।
तो काराकाट के समीकरण में कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जातीय आंकड़ा है, वो किसका खेल बनाएगा और किसका खेल बिगाड़ेगा, ये फिलहाल देखना होगा। बढ़ते आगे, चुनावी दबदबा, आयोग खफा। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फंस गए हैं। मामले में गोंडा के जिलाधिकारी ने सख्त तेवर दिखाए हैं और कर्नलगंज के उप जिलाधिकारी ने सांसद से जवाब तलब किया है और बिना अनुमति के वाहनों का काफिला निकालने के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही उन्हें नोटिस जारी किया गया है और इसके अलावा सांसद के काफिले के बारे में सूचना न देने वाले 3 पुलिस निरीक्षकों से भी जवाब तलब किया गया है। अब उन्हें स्पष्ट करना होगा कि उनके क्षेत्रों में धारा 144 के उल्लंघन के संबंध में सूचना उप जिलाधिकारी कर्नलगंज के कार्यालय में क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई। साथ ही उन्हें इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई कर सूचित करने के भी आदेश दिए गए हैं। गोंडा से संवाददाता मोहसिन खान जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। मोहसिन, देखा जाए तो एक बार फिर से नियमों का उल्लंघन करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह नजर आए। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, ये कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का जिस तरह से धारा 144 का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में सख्त आदेश देने के बाद में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के बाद में इनके मुकदमा दायर करने के लिए भी ये भी कहा गया है और इनके पास सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, तो पुलिस कर्मियों को भी जवाब तलब करने के लिए कहा गया है। साथ ही नोटिस जो थमाया गया है उसको लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। मोहसिन जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरह से ब्रजभूषण की तरह धारा 144 का और चुनाव को लेकर उल्लंघन करने को लेकर जिस तरह से किया जा रहा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन भी उनकी तरफ से खफा है और दूसरी चीज जिलाधिकारी और तहसील कर्नलगंज के भी इनके ऊपर खफा नोटिस जारी करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिना अनुमति वाहनों का काफिला निकला, क्योंकि धारा 144 लगी हुई थी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में ये नोटिस थमाया गया और जवाब तलब किया गया है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फिलहाल FIR दर्ज कराई गई है, क्योंकि बिना अनुमति के ये काफिला निकाला गया। बढ़ते आगे और बात करते हैं प्रचार पर सवाल, थाने में बवाल। कानपुर में पनकी थाने की पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन पर सपा नेता सम्राट विकास यादव को हिरासत में ले लिया है और इस पर सपा और कांग्रेसी नेता भड़क गए और थाने का घेराव करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल सपा नेता के खिलाफ हरमापुर थाने में आचार संहिता का उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पनकी थाने के बाहर हंगामा बवाल के चलते भारी फोर्स तैनात कर दिया गया और मामले की जानकारी मिलते ही इंडिया गठबंधन के नेता, सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और कानपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्रा सैकड़ों समर्थकों के साथ पनकी थाने पहुंच गए। थाने का घेराव करते हुए थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए और इसके बाद पुलिस विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी और इस दौरान विधायक अमिताभ वाजपेयी ने थाने में पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि डीसीपी की औकात हो तो रामनवमी में कार्रवाई करके दिखाएं। घंटों हंगामे के बाद सम्राट विकास को थाने से छोड़ा गया। लोगों को अधिकारी को दिक्कत नहीं होती, खाली सांस क्यों ले रहे हैं? लोगों को किसी अधिकारी को सांस लेना अच्छा नहीं लगे, किसी को चलने का तरीका अच्छा नहीं लगे तो बंद कर देगा हमको सीधे उठा के। यही हुकूमत है, बात में अधिकारी से कर दीजिएगा। कुछ और लोग भी नशा केवल नशा है तो कमिश्नर बनने के बाद तो इतना है कि उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से उन्होंने और लोग भी आ गए, इनको बंद करना है। क्या करें सर? दीजिए क्या करना है? नशा केवल नशा। लोगों को अधिकारी को दिक्कत नहीं होती, खाली सांस क्यों ले रहे हैं? लोगों को किसी अधिकारी को सांस लेना अच्छा नहीं लगे,
किसी को हमारा चलने का तरीका अच्छा लगे तो बंद कर देगा हमको सीधे उठा के। इसी खबर पर संवाददाता अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अपडेट है इस मामले में? सपा विधायक के अमिताभ वाजपेयी जब पहुंचे उसको छुड़ाने विकास को, तो वहां पर उनके कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया और उसके बाद मौके पर कई थाने का फोर्स और कई सर्किल के अधिकारी भी पहुंच गए, जिससे विकास को 151 जैसी मामूली धाराओं में जमानत करानी पड़ी। और उसके बाद सपाजवादी के जो कार्यकर्ता थे वो संतुष्ट हुए और उसके बाद ये लोग निकल गए। मामला ये था कि सुबह जब नमाज होने जा रही थी उससे पहले विकास अपने समर्थकों के साथ पुणे पहुंचे थे। वहां उन्होंने होर्डिंग और बैनर लगाकर लोगों को शरबत वितरण और बधाइयां देना शुरू कर दी। ऐसे में पुलिसकर्मी वहां पर आकर उन्होंने कहा कि इस तरीके का काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि आचार संहिता चल रही है और आचार संहिता के दौरान आप किसी भी प्रकार का लुभावना काम नहीं कर सकते। इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो गए और जो विकास थे वो पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस से भिड़ने के बाद उन पर अमित, शायद यही वजह है कि कांग्रेस के जो एमएलए हैं अमिताभ वाजपेयी, उन्होंने पुलिस को इसलिए चुनौती दी और इस बात का भी जिक्र किया कि रामनवमी में आप आचार संहिता या नियमों को पालन करवाइएगा। इस तरीके की कुछ बातें निकलकर सामने आई। जी देखिए, जब अंदर ऑफिस में बात हो रही थी तो आला अधिकारी वहीं मौजूद थे। तभी जो सपा के विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, वो अचानक पुलिस पर भड़क पड़े और उन्होंने ये कह दिया कि जिस तरीके से आपने नमाजियों पर कार्रवाई की, नमाज पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं, क्या आपकी औकात है कि रामनवमी में इस तरीके की कार्रवाई कर पाए? तो ऐसे में जो सपा विधायक है उनके बोल बिगड़े, लेकिन उन्होंने ये बाद में स्पष्ट किया कि उनका मतलब ये नहीं था कहने का, वो सिर्फ पुलिस को आगाह कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सपा विधायक के जो बोल थे वो बिगड़े हुए नजर आए। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, फिलहाल काफी हंगामे के बाद फिलहाल जो सपा नेता है जिसकी गिरफ्तारी की गई थी उन्हें छोड़ दिया गया। बढ़ते आगे और बात करते हैं पिस्टल और रुद्राक्ष सुरक्षा की बात। गले में रुद्राक्ष और माथे पर त्रिपुंड, गेरुआ वेशभूषा काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में अब पुलिस कर्मियों के ड्रेस में बदलाव किया गया है और ये श्रद्धालुओं के बीच खड़े पुलिस वाले अब पुजारियों की वेशभूषा में नजर आएंगे और इन सुरक्षा कर्मियों के गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड और गेरुआ कपड़े होंगे। दरअसल वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में पुलिसकर्मियों के ड्रेस कोड पुजारियों की तरह नजर आएंगे। यहां तैनात सुरक्षाकर्मी गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड और वेशभूषा में नजर आएंगे। फिलहाल जिस तरह मंदिर में दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार जैसी शिकायतें भी मिल रही थी, इसी बात का संज्ञान में लेते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने ये फैसला लिया है और मंदिर के पुलिसिंग की अलग व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष तौर पर पुजारियों की वेशभूषा में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।